फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में। बच्चों, आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ के चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे थे और हम लोग ने बेटा आज अगला चैप्टर पढ़ना था और हम लोग का अगला चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल राइट्स। बेटा, आपने लास्ट क्लास में हमारी फंडामेंटल राइट्स की देखा था, जिसमें हम लोगों ने अप टिल आर्टिकल नंबर 12 तक खत्म कर लिया था और आर्टिकल नंबर 13 ऑनवर्ड्स हम लोगों को पढ़ना है। जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो आज ही जाए, पहले इस वीडियो को पॉज करके पहले फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर 1 की वीडियो देखे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखें। तो बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल नंबर 13 से। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 क्या था, कैसे वर्क करता है। आइए देखते हैं। बेटा, सबसे पहले आपको हमने आर्टिकल नंबर 12 बता दिया था क्या होता है। आर्टिकल नंबर 12 के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें स्टेट्स की बात की जाती है। स्टेट्स मतलब हर वो जगह जहां पे अगर आपके साथ कुछ घटना घटती है तो उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 13 को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला जाता है बच्चे? जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका क्या मतलब होता है, चलिए आपको हम समझाते हैं। बच्चे, आपने देखा होगा जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। देखिएगा, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं 368। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 368। 368 का यूज करके बेटा पार्लियामेंट 368 का यूज करके बेटा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है। क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? ये समझ लो, ये हम लोगों की अंबेडकर जी की किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये बुक है। इसके अंदर बेटा आर्टिकल लिखे होंगे, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 395 तक लिखे होंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है लिखे हुए किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल को डिलीट कर दें, उसकी जगह कुछ नया ऐड कर दें या फिर उसके मीनिंग को चेंज कर दें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है बुक में ओरिजिनल चीज को आप डिलीट कर दीजिए, कोई नई चीज ऐड कर दीजिए या एग्जिस्टिंग का मीनिंग चेंज कर दीजिए। अगर कोई ये घटना घटी है तो बेटा इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। बेटा, हम लोग के सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बोला जाता है, किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? गार्जियन है। और ये गार्जियन ही तय करता है कि इसमें जो चेंज किया गया है आर्टिकल 368 से वो एलिजिबल है, वैलिड है कि नहीं है। ठीक, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम से अपनी एक थ्योरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट टाइम से अपनी थ्योरी देता है। कभी वो बोल देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बट उसके बेसिक फीचर को नहीं अमेंड कर सकते। क्या नहीं अमेंड कर सकते? उसके बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते। अब ये बेसिक फीचर क्या होता है बेटा? बेसिक फीचर के ऊपर अभी एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, पर एक चीज जान लीजिए, 1973 में केशव नंद भारती केस
बेटा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और इस जजमेंट में बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बट उसके बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक, और ये बोला था कि फंडामेंटल राइट इज अ बेसिक फीचर। क्या बोला? फंडामेंटल राइट एक बेसिक फीचर है। ठीक, तो अब बात आती है कि अगर हम फंडामेंटल राइट के अंदर जो कि है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, यानी उस नए कानून को लागू ही नहीं होने देगा। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होने देगा फंडामेंटल राइट के केस में। अब आप कहोगे सर पास्ट में क्या ऐसा कभी हुआ है कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को पलटा है? बहुत सारे केस हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं 2015 का, एक एग्जांपल दे देता हूं 2015 का। ठीक बेटा 2015 के पहले, 2015 के पहले तक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे बेटा, ये सीनियर मोस्ट जज होते थे। कौन होते थे? सीनियर मोस्ट जज होते थे। 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो वो एक रूल लेके आई और उस रूल का नाम इन्होंने दिया कॉलेजियम सिस्टम। क्या नाम दिया? कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या था? पार्लियामेंट ने रूल बनाया कि अब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉलेजियम सिस्टम से चुना जाएगा, ना कि सीनियर मोस्ट जज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस बिल को लाने के लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 का यूज किया। किसका यूज किया? 368 का। अब ये बिल गया लोकसभा में, पास हो गया, गया राज्यसभा में, पास हो गया। प्रेसिडेंट ने इस पे साइन भी कर दिया। प्रेसिडेंट ने इस पे क्या कर दिया? साइन कर दिया। तो बेटा जब किसी बिल पर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तब वो बिल बन जाता है एक्ट। याद रखिएगा बेटा, कोई भी चीज जब पार्लियामेंट में उसकी डिबेट चल रही होती है तो बेटा वो कहलाता है बिल, और जब उस पे प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर हो जाता है तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं एक्ट। समझ में आई आपको ये बात? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा था, जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तब वो क्या बन गया? एक्ट। अब एक्ट के बन जाने से क्या हुआ? एक्ट बनते ही ये एक कानून बन गया, एक लॉ बन गया। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 13 का यूज करके इस एक्ट को खारिज कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक, अब जब ये एक्ट को फिनिश कर दिया तो ये बना हुआ रूल खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, अर्थात बने हुए किसी कानून का रिव्यू करने की जो शक्ति होती है वो बेटा होती है किसके पास? वो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सभी को समझ में आया? कॉपी कर लीजिए, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है आप सभी लोग जान गए कि सुप्रीम कोर्ट की वो पावर जिससे सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी
कानून को चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अगर पाता है कि ये गलत है तो उसको करेक्ट कर सकता है। एक चीज नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, क्या अगर पार्लियामेंट किसी कानून को आर्टिकल 368 से अमेंड करता है या लाता है, किससे लाता है? आर्टिकल 368 से, तो ही बेटा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 13 वर्क करेगा। अगर पार्लियामेंट ने कोई वर्क किया और वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है तो बेटा वो काम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज करके जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। समझ में आ गया आपको? ठीक, ये था हम लोगों का आर्टिकल नंबर 13। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल नंबर 14, और यहां से बेटा हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाता है। यहां से हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग का बच्चे जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। हम लोग का पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बच्चों कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 से लेके कहां तक है बच्चों? आर्टिकल नंबर 18 तक। अब देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल नंबर 14। सबसे पहला हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। बेटा इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी इक्वालिटी ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है हम लोगों का रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं विधि के समक्ष समानता। अब इक्वालिटी ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इक्वालिटी ऑफ लॉ। सबसे पहला इक्वालिटी ऑफ लॉ। हमारे इंडिया में इक्वालिटी ऑफ लॉ किसको कहा जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। बेटा इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है पूरे इंडिया में सभी के लिए रूल एक है। इक्वालिटी ऑफ लॉ क्या बोलता है? पूरे इंडिया में सभी के लिए रूल एक है। इसका मतलब क्या? पार्लियामेंट कोई रूल बनाएगा, या पार्लियामेंट कोई रेगुलेशन बनाएगा, तो बेटा ये पूरे इंडिया में सभी के लिए सेम होगा। सभी के लिए क्या होगा बच्चे? ये सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया, एक यूपी के स्टेट के लोग इसमें कुछ कह रहे हैं, एमपी के स्टेट के लोग इसको कुछ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्टेट के लोग इसको कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं चलता।
ये बात बताता है इक्वालिटी ऑफ लॉ। जैसे एक एग्जाम्पल बेटा, इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी, बेटा ये पूरे इंडिया में एक है। सीआरपीसी, ये देखिए पूरे इंडिया में एक है। तो बेटा आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये पूरे इंडिया में एक समान है ना। अगर कानपुर में कोई चोरी करेगा या बॉम्बे में कोई चोरी करेगा, तो बेटा जो चोरी की धाराएं हैं बेटा वो तो सेम होगी ना। इस कानून को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ। और यहीं से एक बात निकल के आती है, वन नेशन वन रूल। यहीं से निकल के आती है वन नेशन वन रूल, एक देश एक कानून। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। बेटा इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा पार्ट बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, समझिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह होता है पूरे इंडिया में जो रूल की एप्लीकेबिलिटी होगी, पूरे इंडिया में जो रूल की एप्लीकेबिलिटी होगी वो सभी के लिए सेम होगी, वो सभी के लिए सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका यह है बच्चे, जैसे मान लेते हैं इंडिया में चोरी की सजा, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी की सजा 2 इयर्स की जेल है। क्या है? 2 इयर्स की जेल। बेटा अगर चोरी कोई हिंदू करेगा तब भी 2 इयर्स की जेल, कोई मुस्लिम करेगा तो भी 2 इयर्स की जेल, कोई पीएम करेगा तो भी 2 इयर्स की जेल, कोई पीएम का बच्चा करेगा तो भी 2 इयर्स की जेल, कोई अखिलेश यादव करेगा तो भी 2 इयर्स की जेल। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात जो रूल की एप्लीकेबिलिटी होगी वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती, वो रूल की एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में सभी के लिए सेम होगी। इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पर भैया हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इन्होंने बहुत सारे एक्सेप्शंस दे रखे हैं। बहुत सारे क्या दे रखे हैं? एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। अपवाद क्यों दिया गया है? अपवाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया गया है कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं इनके साथ ये नहीं हो सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे मिला है। क्या मिला है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे मिला है। तो क्या प्रिविलेजेस है आइए देखते हैं। प्रिविलेज नंबर 1 फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रिविलेज नंबर 1 फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर।
इसका मतलब क्या हुआ? बेटा इंडिया में अगर मैं गोली निकाल के किसी को मार देता हूं तो बेटा मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर की धाराएं लगेंगी और उसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर केस किया जाएगा। पर बेटा अगर सिटिंग प्रेसिडेंट या सिटिंग गवर्नर कोई इस प्रकार का केस कर देता है तो बेटा वो जब तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे, जब तक अपनी किस पे रहेंगे, पोस्ट पर, तब तक वो इम्यून रहेंगे। तब तक वो क्या रहेंगे? इम्यून। यानी उनके खिलाफ आप इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं इनिशिएट कर सकते। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या हो गए? बच गए। दूसरा एक्सेप्शन बेटा, दूसरा एक्सेप्शन होता है एमपी एंड एमएलए। दूसरा एक्सेप्शन होता है एमपी एंड एमएलए। अब ये एमपी और एमएलए का क्या एक्सेप्शन होता है? बेटा इनके द्वारा इनके हाउस में, इनके हाउस का मतलब विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। बेटा और भी क्या कोई पांचवा हाउस तो नहीं होता ना, ये 4 ही हाउस तो होते हैं। स्टेट का विधानसभा, विधान परिषद, सेंटर का लोकसभा, राज्यसभा। किसी एमपी और किसी एमएलए द्वारा अपने हाउस में किए गए कोई भी एक्शन, वर्बल एक्शन, वोटिंग, स्पीच, बेटा इसके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, इसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब समझे क्या? आप अंदर से चिल्लाइए पार्लियामेंट में चौकीदार चोर है, तो बेटा चौकीदार चोर है पे लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल जी को मानहानि का केस नहीं कर सकती, क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर इम्यून हो कुछ भी बोलने के लिए। पर यही राहुल गांधी ने अगर अपनी पब्लिक रैली जो भीड़ में लगती है, अगर राहुल गांधी ने उसमें कुछ भी बोल दिया तो बेटा आप इस एक्शन के लिए आपके ऊपर मानहानि का केस चल सकता है। किसका चल सकता है? मानहानि का केस चल सकता है। तो बेटा आपको इम्यूनिटी मिली है पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर, ना कि रोड पे। समझ में आया? तो ये थी सेकंड एक्सेप्शन। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3। एक्सेप्शन नंबर 3 है बेटा फॉरेन डिप्लोमैट्स। अब ये बच्चे फॉरेन डिप्लोमैट्स कौन होते हैं? बेटा फॉरेन डिप्लोमैट्स वो होते हैं किसी कंट्री के अंदर बेटा जो एम्बेसी के बंदे होते हैं। किसके बंदे होते हैं? एम्बेसी के। और किस देश की एम्बेसी के? फॉरेन कंट्री के बंदे। बेटा इनके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई आप इनके ऊपर आईपीसी, सीआरपीसी नहीं लगा सकते, ये इससे इम्यून होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। जैसे इंडिया के अंदर 190 कंट्री की एम्बेसीज खुली हुई हैं दिल्ली के अंदर, इंडिया को छोड़ के। ठीक, अब मान लेते हैं यहां पे अमेरिका की एक एम्बेसी है दिल्ली के चाणक्यपुरी में। अब आप बेटा चाणक्यपुरी का जो एम्बेसी है वो अमेरिका की है, उसके अंदर जो लोग होंगे वो अमेरिकन सिटीजन होंगे। ठीक, बट वो इंडिया में एज अ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड होंगे। अब उनको क्या बेनिफिट होगा? मान लेते हैं वो रात में ड्रिंक एंड ड्राइव करके दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने किसी पे एक्सीडेंट कर दिया, तो बेटा ऐसे केस में उनके ऊपर आप
आईपीसी सीआरपीसी नहीं लगा सकते, ऐसे केस में आप उनको ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स के अंदर देश से निकलने के लिए बोल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी फॉर फॉरेन डिप्लोमैट्स। ठीक इसी प्रकार से जो चौथा एक्सेप्शन होता है वो यूएनओ के बंदों के पास होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो बंदे यूएनओ के होते हैं बेटा, उनके ऊपर भी आप कोई आईपीसी कोई सीआरपीसी से नहीं लगा सकते, और वो भी कंट्री के अंदर के कानून से इम्यून होते हैं। तो बेटा ये सारे लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर छूट मिली हुई है। ये है हम लोगों के बाबा का अद्भुत कानून। एंजॉय कर रहे होंगे आप कानून को भी और क्लास को भी। चलते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 14 यहां पे फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 15। क्या है बेटा? आर्टिकल नंबर 15। अब आर्टिकल नंबर 15 सोच रहे होंगे क्या होता है आर्टिकल नंबर 15? कोई आइडिया, कोई गेस? जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखते चलें। आर्टिकल नंबर 15 क्या होता है बेटा? आर्टिकल नंबर 15 हम लोग से बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on behalf of color, workplace, birthplace, religion, race, कास्ट, क्रीड। बेटा ये चीज आती है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? जो आर्टिकल नंबर 15 है ये हम लोगों को बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति से उसके रंग, उसके काम, उसके जन्म स्थान, उसके धर्म, उसकी रेस, उसका क्राइम, उसकी क्रीड, इसके आधार पे हमें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 15 में कुछ एक्सेप्शंस की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 15 में कुछ किसकी बात करी गई है? एक्सेप्शंस की बात करी गई है। एक्सेप्शंस की बात यहां पे ये बोली गई है, अंबेडकर जी के कानून में एक्सेप्शन दिया गया है, बोला गया है रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी, रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन in government institute, reservation of economical weaker section in government institute। आर्टिकल नंबर 15 में ये बोला गया है, इसमें बोला गया था जब हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बेटा, उन्होंने शुरुआत में उनकी आइडियोलॉजी थी कि अगर हम कंट्री में सभी को समान बराबरी दे देंगे तो बेटा कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि फीमेल हो गए, एससी एसटी लोग हो गए बेटा, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक, तो इन लोगों को इक्वालिटी अगर हमने दिया तो बेटा जो फॉरवर्ड लोग हैं यानी कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं ये बहुत आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएंगे। तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एससी एसटी और कमजोर लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया कि उन्होंने ये सोचा कि जनरलाइज्ड लोगों के पास फैसिलिटीज होंगी, सुविधा होंगी, वो सबको एंजॉय कर लेंगे, पर एक एससी एसटी वाला बंदा उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी। किसकी बात करी इन लोगों ने? रिजर्वेशन की। ठीक, तो इन्होंने एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन दे दिया। कहां पे बेटा? आईआईटीज, आईआईएम्स, इन सब में देखते हो ना बेटा रिजर्वेशन, ये आर्टिकल नंबर 15 से मिला हुआ है। वुमेन्स को लेके आप देखते हो ना रिजर्वेशन मिला होता है हम लोगों के विधान, उसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज में वो वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है टोटल की। तो बेटा ये आर्टिकल नंबर 15 से मिला हुआ है। और बहुत से आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है। और उसके बाद अभी लास्ट ईयर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का प्रावधान लाया गया था, अरुण जेटली जी लेके आए थे कि पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो बेटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी इसी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। तो ये था हम लोगों का आर्टिकल नंबर 15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए। तो नोट कर लिया आर्टिकल नंबर। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल नंबर 16। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या है, आइए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 16 इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन वर्क प्लेस। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन वर्क प्लेस, इसकी हिंदी होती है लोक नियोजन के संदर्भ में समानता का अधिकार। अब ये आर्टिकल हम लोगों को क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझिए, इस आर्टिकल का मतलब ये होता है जैसे अगर इंडिया में गवर्नमेंट हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, जब ये बेटा अपनी कोई जॉब निकालेगी या वैकेंसी निकालेगी, जॉब निकालेगी या वैकेंसी निकालेगी, बेटा ये इस जॉब और वैकेंसी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? डिस्क्रिमिनेट का मतलब कि जॉब निकली तो किसी एक रिलीजन के लोगों को फायदा दिया जा रहा है, किसी एक लोगों के रिलीजन को फायदा नहीं दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बट बेटा इसी आर्टिकल में रिजर्वेशन की भी बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? रिजर्वेशन की। बेटा आपको याद होगा, आप लोग एसएससी की और आईएएस की आप लोग बेटा तैयारी करते हो। एसएससी की इसमें बेटा आपके जनरल के मार्क्स कुछ होते हैं, ओबीसी के मार्क्स कुछ होते हैं, एससी के कुछ होते हैं, एसटी के कुछ होते हैं। सबके लिए कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट होते हैं। तो बेटा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने तो इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, पर बेटा 1979 में, किसमें? 1979 में मंडल कमीशन, किसने? मंडल कमीशन। बेटा मंडल कमीशन ने एक सर्वे किया था कास्ट के ऊपर कि भारत में अब कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग अगड़े हैं, कितने पिछड़ों के पास नौकरियां हैं, कितने अगड़ों के पास नौकरियां हैं। तो बेटा उन्होंने यहां से एक कंक्लूजन निकाला कि देश में जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं, ये लोग अभी भी काफी ज्यादा बैकवर्ड हैं। अभी भी ज्यादा ये लोग क्या हैं? बैकवर्ड हैं। अब बैकवर्ड है तो क्या होगा? तो बेटा यहीं से जो जॉब्स होती है, यहीं से जॉब्स में रिजर्वेशन आया था। यहीं से जॉब्स में क्या आया था? रिजर्वेशन आया था। तो आज आप देखते हो एसएससी हो गया, आईएएस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब के एग्जाम में जो कट ऑफ मार्क्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मंडल कमीशन की सिफारिश से मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 16 के अंदर आता है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है। क्या लाने वाली है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा ना बेटा, इसमें
रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट ये खत्म हो जाएगा, पर रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन वो चलता रहेगा। समझ में आया? जाति के नाम का आरक्षण खत्म हो जाएगा, पर आर्थिक स्थिति के नाम का आरक्षण है ये चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी ही ऐसे कानून को लेके आएगी और जल्दी से एक्ट पास करके जातिगत आरक्षण जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी है इसको रिमूव करके एक बैकवर्ड यानी पिछड़ों का एक कॉमन डेफिनेशन लेके आएगी, तो सभी के लिए अच्छा होगा। तो ये था हम लोगों का आर्टिकल नंबर 16। अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे जो कि है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 बेटा, आर्टिकल नंबर 17 का स्टेटमेंट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या है स्टेटमेंट? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है छुआछूत का मतलब क्या होता है? एक कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट के पर्सन को टच नहीं करता, उसके द्वारा यूज की चीजों को शेयर नहीं करता, उसके साथ बैठना नहीं चाहता, उसके साथ पार्टी नहीं करना चाहता, बेटा इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी थी अनटचेबिलिटी की। क्या बोली थी? एक डिसेबिलिटी बोली थी, और उस डेफिनेशन में था कि सोशल इनेबिलिटी या कह लो सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन पर्सन। सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर आपने सामाजिक अपंगता मढ़ दी है उसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी एक्टिविटी करोगे जो आर्टिकल नंबर 17 के अंदर अनटचेबल काउंट होगा? जैसे आप किसी को शॉप से परचेज ना करने दो कि यार ये बड़ा गंदा है, इसको मैं सामान नहीं दूंगा। आप सबको सामान देते हो पर किसी एक को नहीं देते। किसी को कुएं से पानी नहीं भरने देते, उसके कास्ट के हिसाब से हैंडपाइप का यूज नहीं करने देते, पब्लिक टॉयलेट का यूज नहीं करने देते, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान का यूज करने नहीं देते, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कोई शॉप नहीं ले जाने दे सकते, रेस्टोरेंट में उसको आने से अगर आप मना कर रहे हो तो बेटा आपके द्वारा की गई ये सारी एक्टिविटीज आर्टिकल नंबर 17 के अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का वायलेशन होगा और इसके करने पे आपके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते होंगे, और जो ऐसा करते मिले तो प्लीज उसको रोकिएगा, ये इंसानियत के बहुत बहुत ज्यादा खिलाफ है। ठीक, ये था हम लोगों का आर्टिकल नंबर 17। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी होती है इसकी उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, दीवान, लॉर्ड, स्वामी, इस प्रकार के जो टाइटल्स जो हेरिडेटरी यानी वंश के आधार पर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन
पास ऑन हो रहे हैं, इस टाइटल को आप अपने नेम के ना बिफोर ना आफ्टर नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? बेटा हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपना समय बहुत खराब देखा है। हम लोग ने भी देखा है हर ब्रिटिशर्स अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाया करता था, और लॉर्ड तो भगवान होते हैं। पता चला लॉर्ड नेहरू जी के साथ सिगरेट पी रहे हैं खड़े होके, तो लॉर्ड किस बात के? तो मतलब इस तरीके के नाम एक गुलामी को दर्शाता है। तो ये गुलामी सिस्टम को खत्म करना था, इसलिए इस आर्टिकल को लेके आया गया, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस हैं, कई सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया का कोई पर्सन इस टाइटल्स को ना अपने नेम के पहले ना नेम के आगे यूज कर सकता है। नंबर 2, इंडिया में कोई फॉरेनर इस टाइटल को अपने नेम के ना पहले ना बाद में यूज कर सकता है अगर वो फॉरेनर इंडिया में हाउस ऑफ प्रॉफिट पर है। हाउस ऑफ प्रॉफिट का मतलब वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है या इंडिया में जॉब कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तीसरा, किसी फॉरेन कंट्री द्वारा दिया गया टाइटल इंडियन नहीं यूज कर सकते। क्या कर सकते? नहीं यूज कर सकते। जैसे बेटा आपने देखा होगा आजकल मार्केट में सर रविंद्र जडेजा, बेटा इनका नाम बहुत आजकल चलता है, नाम के आगे सर लगा देते हैं। बेटा ये जो सर है ये तो नाइटहुड है, ये तो ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, पर आप इंडिया में किसी के नाम के आगे सर नहीं लगा सकते। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के पहले के जो नाम होंगे उनमें सर लिखा होगा, तब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। पर उसके बाद आप किसी इंडियन को आप सर यूज करते नहीं देखते। हम लोग रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा बोलते हैं खुशी में, प्यार में, पर रविंद्र जडेजा अपने नेम को सर नहीं लगा सकते। ये हम लोग को प्यार से दिया हुआ एक टाइटल है। यहां भी बात अभी खत्म नहीं होती है। यहां पे बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि भैया बहुत से स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, बेटा ये लोग प्राइजेस जीतते हैं, ठीक, बहुत से मिलिट्री वाले हैं, इनको परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र, और स्पोर्ट्स में जैसे खेल रत्न, भारत रत्न, इस तरीके के बेटा अवार्ड्स मिलते हैं। अब किसी स्टूडेंट ने ये क्वेरी कर दी थी कि सर क्या इस प्रकार के टाइटल्स को हम अपने नाम के आगे या पीछे यूज कर सकते हैं? अब इस बात पे डिबेट हुई। तो बेटा हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। तो बेटा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि भैया एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो आर्टिकल नंबर 18 है बेटा, वो हेरिडेटरी टाइटल की बात करता है। किसकी बात करता है? हेरिडेटरी टाइटल। पर ये सारे जो टाइटल्स हैं ये तो स्पोर्ट्समैन ने सेल्फ अर्न करे हैं। क्या करे हैं? सेल्फ अर्न करे हैं। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके के टाइटल्स को यूज करता है तो बेटा ये आर्टिकल नंबर 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के अंदर नहीं आएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि जिस पर्सन को इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं तो उनको
अपने नेम के प्रीफिक्स या सफिक्स में इसको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे जो अवार्ड हैं उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी वैल्यू कमजोर हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिखने से बचने के लिए बोला है। पर ऐसा करना आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। क्या उल्लंघन में आएगा? हेरिडेटरी टाइटल्स, राजा महाराजा सेनापति वीर XYZ कुछ भी। तब भैया एबॉलिशन में हो गया तो फिर लिख क्या सकते हैं? तो बेटा हम लोग मिलिट्री टाइटल और एजुकेशनल टाइटल इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, जनरल हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हम इसको यूज कर सकते हैं। पर इस प्रकार के टाइटल्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये था हम लोगों का आर्टिकल नंबर 18, और यहीं से हम लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, ये यहाँ पे फिनिश होता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, और जो कि नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, जो कि है नंबर 2, जो बोलता है राइट टू इक्वालिटी, नहीं, राइट टू फ्रीडम। क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक होता है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक होता है? आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक होता है। तो अब आर्टिकल नंबर 19 क्या होता है, आइए इसको जरा हम लोग देखते हैं, और इसका वाइड स्कोप जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19। बेटा आर्टिकल नंबर 19 में 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की आजादी की बात करी गई है। सबसे पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। राइट टू गैदर विदाउट आर्म्स। राइट टू गैदर विदाउट आर्म्स। अगला राइट टू मूव फ्री इन कंट्री। फिफ्थ राइट टू सेटल in any part of country, in any part of country, right to settle in any part of country. And number 6, right to choose any profession. Right to choose any प्रोफेशन। क्लियर हो गया? तो ये 6 टाइप की आजादी हम लोगों को मिली हुई है, और जो लास्ट वाली थी वो थी राइट टू चूज एनी प्रोफेशन। ठीक, अब ये जो 6 टाइप्स हैं इनको हम लोग बारी बारी से जरा एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है स्पीच। सबसे पहला है हम लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर पर्सन को अपने आप को बोलने की परमिशन है और अपने आप को एक्सप्रेस करने की परमिशन है। हर पर्सन को अपने आप को बोलने की परमिशन है और हर पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करने की परमिशन है। बोलने की परमिशन और एक्सप्रेस करने की परमिशन। बोलने का मतलब आप बोल सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। एक्सप्रेस का मतलब अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। एक्सप्रेस का मतलब आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। बट एक चीज आपको नोट कर लेना चाहिए, जैसे आप अपना बोलिए बट आपके बोलने से किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए बट इससे किसी का ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आजादी मिली है तो बेटा आप अपने तक रखिए, पर अगर आपकी द्वारा मनाई गई आजादी से किसी को नुकसान पहुंचता है या किसी को दिक्कत पहुंचती है तो सरकार बेटा आपकी इस आजादी को खत्म कर देगी, छीन लेगी, आपके ऊपर कानूनी एक्शन करेगी। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच। हमने लाउड स्पीकर लगाया, तेज तेज चिल्लाने लग गए, किसी को गाली देने लग गए। बेटा आदमी जो आपका मोहल्ला है, सोसाइटी है, वो थोड़ी देर तो आपको समझेगा, देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो आपके ऊपर एक्शन लेने की बात करने लगेगा। तो आप अपनी आजादी मनवाइए पर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करिए, परेशान ना करिए, आप किसी को भद्दे इशारे ना करिए, कुछ गंदे संदे एक्शन ना दिखाइए। कहीं हमको एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है, आप किसी को मुंह चिढ़ा रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, तो बेटा इस प्रकार का आप काम नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 19 से। ये आज़ादी आपकी पर्सनल आज़ादी है, इस आज़ादी को खोने मत दीजिए, इससे नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट सुनाए हैं टाइम पे इसको लेके। मैं चाहूंगा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम में बहुत सारे जजमेंट सुनाए हैं और इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बातें निकल के आई हैं, वो बातें मैं चाहता हूं आप जान लीजिए। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला हुआ है फ्रीडम ऑफ प्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता है। अगर कोई पर्सन प्रेस को रोकता है, मीडिया को दबाता है, तो मतलब वो अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहा है। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बदमाश मीडिया को दबा नहीं सकता, मीडिया को परेशान नहीं कर सकता। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप सभी को प्रचार प्रसार करने की आजादी होती है। आप लोग टीवी में अपना ऐड करते हो, न्यूज़पेपर में अपना ऐड देते हो, बाहर होर्डिंग लगाते हो, बोर्ड लगाते हो, तो बेटा आपसे अगर कोई पूछे तुमने यहाँ पे बोर्ड कैसे लगा दिया, अगर आपने बोर्ड लीगल तरीके से लगाया है तो बेटा आपको आर्टिकल नंबर 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको परमिशन है, आपने इसके तहत उसको लगाया। अगला है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, बेटा आपको सरकार के कामकाज जानने की, जो सरकार कर रही है उसको आप जान सकते हो बेटा। पर इसको आप आरटीआई मत समझना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 21 में आएगा, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? उसके बाद अगला है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस क्या है बेटा? आपको मौन रहने की आजादी।
आप मौन रह सकते हो, आपको मौन रहने की आज़ादी दी गई है संविधान से। आप शांत रह सकते हो, आपसे कोई कुछ पूछे आप ऐसे मुंह नीचे करके बैठ जाओ, आप शांत रह सकते हो, आपको शांत रहने की क्या बोली गई है, आज़ादी दी गई है। ठीक, आपको राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, मतलब आपको कोई प्री सेंसरशिप नहीं कर सकता आपके खिलाफ। तो इस तरीके की ये जो आज़ादी थी ये हम लोगों की आर्टिकल नंबर 19 के अंदर हम सबको दी गई है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग आर्टिकल नंबर 19 पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास अगले आर्टिकल नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी।